नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े मामले में। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की थी कि विस्फोट से लदी Hyundai 120 i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी उमर मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया। इससे स्पष्ट हो गया कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हुए। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खरीदी। वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के मंसूबा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवलेशों, हड्डियां, दांत, कपड़े के टुकड़े से मैच कर गया। इससे स्पष्ट हो गया कि उमर ही कार चला रहा था। तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, दिल्ली ब्लास्ट केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, क्या और जानकारी है इस बारे में? अंकिता, जांच एजेंसियों को मैं बता दूं कि जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि दिल्ली ब्लास्ट हमले में जो हमलावर था वो डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई कार खरीदी। फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेलर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और वो फरार भी चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ये पुख्ता सबूत नहीं थे। इस वजह से फोरेंसिक जांच की आवश्यकता पड़ी और फोरेंसिक जांच में कार के मलबे से मिले हुए उसके जले हुए शव का डीएनए टेस्ट कराया गया और उसका जो डीएनए है उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है और इस वजह से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इसकी आगे जो जांच हो रही है उसमें दिल्ली पुलिस को आश्चर्यजनक खुलासे सामने आ रहे हैं कि इसके तार जैश मोहम्मद और तुर्की से भी जोड़े जा रहे हैं। अभी और काफी जांच होनी बाकी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस बड़ी घटना की तमाम जानकारियां सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी में एक्शन। संदिग्धों की जांच को लेकर यूपी में एसआईटी गठित। पाकिस्तानियों की जांच शुरू। फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी और दिल्ली में ब्लास्ट ने शामिल आतंकियों के यूपी से सीधे कनेक्ट को देखते हुए अब इनके स्लीपिंग मॉड्यूल की तलाश तेज कर दी गई है। संदिग्धों की जांच को लेकर यूपी में एसआईटी गठित कर दिया गया है। कानपुर में इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें, फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी और दिल्ली में ब्लास्ट ने शामिल आतंकियों के यूपी से सीधे कनेक्ट को देखते हुए अब इनके स्लीपिंग मॉड्यूल की तलाश तेज हो गई है। संदिग्धों की जांच को लेकर यूपी में एसआईटी गठित कर दिया गया है। कानपुर में इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है।
तमाम जानकारियों के साथ लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, दिल्ली ब्लास्ट केस में दिल्ली से यूपी तक इसके तार जुड़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? अब तक यूपी में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बताइए। देखिए, जो ये दिल्ली धमाके का मामला था जिसको अब आतंकी हमला करार दिया गया है सरकार की तरफ से, उसमें तमाम गिरफ्तारियां पूरे देश भर से हुई हैं, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। जो एक मुख्य आरोप करता है, साजिश करता है डॉक्टर ताजिया, उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। साथ ही साथ परवेज की गिरफ्तारी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश की वो लगातार चौकन्नी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और पूरे देश भर में जो एक नेटवर्क था, आतंकी नेटवर्क, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है एयर इंडिया विमान हादसा मामला। इंडियन पायलट फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट सुमित सबरवाल के पिता और इंडियन पायलट फेडरेशन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुमित सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल ने विमान हादसे में न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे का 30 सालों का बेदाग करियर था और इस दौरान एक भी हादसा नहीं हुआ था। 12 जून को एयर इंडिया 171 विमान हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट सुमित सबरवाल के पिता और इंडियन पायलट फेडरेशन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुमित सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल ने विमान हादसे में न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला विस्तार से बताइए। दरअसल जो पुष्कर राज सबरवाल हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। पिछले जो शुक्रवार को इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को इस मामले पर नोटिस जारी किया था और उस पे नोटिस पे जवाब दाखिल करने को कहा था। क्योंकि जो पुष्कर राज सबरवाल हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में जो चालक है, पायलट है, उनको दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच जो है एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जानी चाहिए। क्योंकि जो पायलट है वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में उनका पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है। और तो जो AIBA की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जो उस एजेंसी को दे दी जाए, यानी कि उस SIT को दे दी जाए जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं, जिससे इस मामले की जांच स्पष्ट रूप से हो सके और जो उनके बेटे के ऊपर दाग लगाए जा रहे हैं कि उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, उसका खुलासा हो सके। वहीं इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत स्पष्ट कहा था कि इस घटना दुखद है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ये इस घटना को कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस घटना के लिए किसी पायलट को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनको इस बोझ उनको नहीं उठाना पड़ेगा कि उनका बेटा था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो रही, इतने लोगों की जान इसमें गई थी। हाँ, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा कि क्योंकि वो इस मामले में जो टेक्निकल इश्यूज हैं उस पर तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर वो बात कर सकती है और जिनके ऊपर जांच के लिए बात कर सकती है और वो जो जांच के आदेश हैं उनको दिए जा सकते हैं और उनकी जांच की जा सकती है। कोर्ट ने ये भी बहुत स्पष्ट किया था कि AIB जो है जांच का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है, लेकिन जो ये घटना हुई उस घटना से सबक लेना और जानकारी लेने के लिए इसकी जांच जरूरी है।
और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो याचिकाकर्ता और जो पायलट फेडरेशन है उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी कि जो एक फॉरेन जर्नल में एक खबर निकली थी, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसमें ये खबर थी कि जो भारतीय सूत्र हैं उनके मुताबिक ये जो ये घटना हुई, इस घटना में के लिए जिम्मेदार पायलट है। ऐसे में जो याचिका है, उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इसकी जांच की जानी चाहिए, जिससे इसका पता चल पाए। इस पर जस्टिस बागची ने एक सवाल उठाया था, ये कहा था कि जो प्रेस की रिपोर्ट्स है, उस प्रेस रिपोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आने के लिए उन्हें रिट फाइल करने की जरूरत नहीं थी, वो इसके लिए और भी मंच थे जहां वो जा सकते थे। हालांकि कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट किया कि चूंकि इस मामले की जांच एआईबी कर रही है और ये इनिशियल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में जो उनकी याचिका है उसमें हम पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हम विचार करेंगे। अब डीजीसीए और केंद्र सरकार जब अपना इसमें जवाब दाखिल कर देगी, उनके पक्ष को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले में किस हद तक जाया जा सकता और क्या इसकी जांच के लिए रिटायर्ड जज की निगरानी में इसकी देखरेख की जा सकती है और उसकी जांच की जा सकती है। इसके लिए सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा, तभी ये तय हो पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अलग से निर्देश जारी करता है कि जो रिट में इनकी मांग की गई उसको मानता है या नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण का मामला। चंद्रशेखर रावण की याचिका पर फैसला सुरक्षित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 2017 में जातीय हिंसा भड़काने का है मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भीम आर्मी पार्टी प्रमुख व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ 2017 में सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के दर्ज 4 आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिका अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। सहारनपुर में 2017 में जातीय हिंसा भड़काने के बाद हिंसा फैलाने, हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं में 4 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। याची के अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक ही घटना से जुड़ी सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही घटना को आधार बनाकर अलग अलग एफआईआर दर्ज करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चारों घटनाएं अलग अलग हैं, इनके शिकायतकर्ता और घटना स्थल भिन्न है, इसलिए हर मामले की अलग अलग सुनवाई होना न्याय संगत है। अगली बड़ी खबर है झारखंड से। झारखंड से कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक में 18 फैसलों पर लगी मोहर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर भी फैसला। 5 दिसंबर से चलेगा झारखंड का शीतकालीन सत्र। सदन में कांस्टेबल भर्ती में बड़ा बदलाव। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें कांस्टेबल भर्ती नियम में बड़ा बदलाव, हर जिले में स्टीम लैब की स्थापना, देवघर में होटल बैगनाथ विहार का निर्माण, ऑक्लेरियम मंगूर को राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय शामिल है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें राज्य में क्लेरियम मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय भी शामिल है। इसे राजकीय मछली घोषित होने के बाद संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने हर जिले में एक मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय में STEM विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक लैब पर 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस सत्र में कौन कौन से बड़े बिल पास कराए जा सकते हैं? मुझे लगता है संपर्क चला गया है अजय, हमें नहीं सुन पा रहे हैं। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें कांस्टेबल भर्ती नियम में बड़ा बदलाव, हर जिले में स्टीम लैब की स्थापना, देवघर में होटल वैगनाथ बिहार का निर्माण और क्लेरियम मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय शामिल है। अगली बड़ी खबर है बिहार एग्जिट पोल से। बिहार की सियासत से बड़ी खबर, एग्जिट पोल में बन रही एनडीए सरकार। बिहार के एग्जिट पोल में बन रही एनडीए सरकार। बिहार में इस बार फिर एनडीए या महागठबंधन की सरकार। बिहार के सभी 38 जिलों में मतगणना की तैयारी जारी। 243 सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन और एनडीए के साथ पीके की जन स्वराज पार्टी, असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, हमें भरपूर जनादेश और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार की जनता एक बार फिर जनादेश देकर बिहार में एनडीए को मौका देने जा रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं को दूसरे चरण के मतदान से लेकर मतगणना तक सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ से मतगणना केंद्र तक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता पक्ष और प्रशासन धांधली कर सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि पोलिंग एजेंट मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी की ओर से पर्ची दी गई है उसका पूरा विवरण रख लें। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लें। अपने सामने ईवीएम को सील करवाएं। वोटिंग समाप्त होने से लेकर ईवीएम के वज्रगृह तक जाने के समय तक ईवीएम के साथ रहें। अपनी गाड़ी में वज्रगृह तक जाएं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, यह चुनाव लालू यादव के कुशासन और नीतीश कुमार के सुशासन के बीच था। कभी आरजेडी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कभी ईवीएम की। ये उनकी हताशा थी। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। नीतीश कुमार ही हमारे सीएम रहेंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने कहा, जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, कौन कह सकता है कि कौन जीत रहा है। यह कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है बिल्कुल गलत है। जनता फैसला करती है। बिहार का माहौल ऐसा है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, बिहार एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया गठबंधन के नेता क्या बोल रहे हैं इसे लेकर? जी देखिए, जो एग्जिट पोल अभी सामने आया है, कल से ही जो है सभी चैनल जो है चला रही है, तो उसमें जो है वो एनडीए को बढ़त दिया गया है और एनडीए की सरकार उसमें बन रही है। मगर जो इंडिया अलायंस की जो नेता है या जो गठबंधन के जितने भी दल है उनका साफ कहना है कि ये एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं गलत है और चुनाव प्रक्रिया जो होती है उसके बाद जो है लास्ट स्टेज तक जो है मतगणना जो चलती है, तो उसके रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि कौन है
क्या है। और जो पिछले जो तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा है कि जो पिछले एग्जिट पोल जितने भी आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है गलत ही हुए हैं, और इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो दोनों दल जो है वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, और दोनों ही अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ जो है तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के साथ जो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो है ईवीएम मशीन जहां पर है वहां पर जो है मस्जिद से रहें, और साथ ही साथ वहां पर देखते रहे कि कोई हलचल नहीं हो रहा है। और लगातार जो है आरजेडी की जो ऑफिशियल पेज है उस पर जो है लगातार जो है वीडियो अपलोड किया जा रहा है कि इस जिले में जो है सीसीटीवी कैमरा बंद है, या इस जिले में ये घटना हो रहा है। तो लगातार जो है आरजेडी भी पूरा तरह से जो है तैयार है। एनडीए के नेता जो है अब जब से एग्जिट पोल आया तब से वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे हैं कि हाँ उनकी सरकार बन रही है। मगर जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल से भी, तो वो कहीं ना कहीं अब जो है जितने भी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ा बात है कि जो मुद्दा जो था चुनाव का लेकर, तो वो दोनों ही दल के नेता जो है मजबूती के साथ वहाँ पर। दानिश, मतगणना को लेके क्या तैयारी चल रही है, बताइए जरा। जी, मतगणना को लेकर जो है जितने भी जिला अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो है वहाँ पर जो है जो रूट है वो रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया कि इस रूट पर गाड़ी अलाउ नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो है सुबह 8 बजे से जो है वहाँ पर जो है क्या कहते हैं मतगणना का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। जो पहला फेज का जो ये होगा, जो बैलेट पेपर पर जो वोट गिरे हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी, जो आधा घंटा चलेगी। उसके बाद जो है 8:30 बजे के बाद जो है ईवीएम मशीन खुलेगा, और ईवीएम मशीन खुलने के बाद जो है ईवीएम में जो वोट गिरे हैं उसको लेकर जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। साथ साथ जो 9 बजे के बाद जो है रुझाने आने लगेंगे कि किसके तरफ जो है कौन कहाँ पर भारी चल रहे हैं। साथ ही साथ जो है जिलाधिकारी ने साफ साफ कहा है कि जितने भी अगर ईवीएम मशीन में और जो पोलिंग वोट गिरे हैं अगर इसमें अगर कहीं ना कहीं डिफरेंस है तो उसके बाद जो है वीवीपैट के जो है पर्चे निकलने के उसको काउंटिंग किया जाएगा। साथ ही जितने भी नेता है वो अपने अपने जहाँ जो जिला में है वो पहुंच चुके हैं, और बस आज भर की बात है जो आज भर वो इंतजार कर रहे हैं कि कल वो अपने तरह से अपने वोटिंग में वहां पर खड़े रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।